तो तुम्हें ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं आता, फिर भी एक बड़ी कंपनी में मौज उड़ा रहे थे। बॉस ओवरटाइम करे तो तुम जल्दी निकल जाते, मीटिंग हो तो गायब हो जाते। इतनी लापरवाही के बावजूद कंपनी तुम्हें निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी, बल्कि तुम्हें रोकने के लिए तरक्की और तनख्वाह बढ़ाने की पूरी कोशिश करती थी। लेकिन आज एक कड़ी जांच आई और बिना कुछ सुने सीधे तुम्हें निकालने का हुक्म सुना दिया गया। तुम पहले एक पल के लिए ठिठके, फिर जोर से हंस पड़े, इतना कि हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम तो कब से खुद का काम शुरू करने की सोच रहे थे, बस बॉस लोग जाने नहीं देते थे। आज तो जैसे भगवान ने खुद मदद कर दी। लू वेई ने तुम्हें इस तरह हंसते देखा तो उसकी आंखों में हिकारत भर आई। सच में एक सड़ी हुई मूली हो तुम। ऑफिस के वक्त नींद ले रहे थे। दरअसल लू वेई ग्रुप के चेयरमैन की लाडली बेटी थी। विदेश से पढ़कर अभी अभी लौटी थी और कंपनी की बागडोर संभालने की तैयारी में थी। उसे किसी को सबक सिखाकर अपनी धाक जमानी थी, इसीलिए वो पूरे दल बल के साथ दौरे पर निकली। यहाँ तक कि एक मीडिया टीम भी साथ लाई और पावरफुल बॉस इन एक्शन नाम से लाइव स्ट्रीम शुरू करवाई। उस वक्त लाइव देख रहे दर्शकों में हड़कंप मच गया। सब एक दूसरे से पूछने लगे, यही है नई बॉस का अंदाज? पहले ही दिन किसी को निकाल दिया। जो भी इसके रास्ते में आया बेड़ा गर्क। हंसी आ रही है। तुम अपनी कुर्सी पर बैठे कुछ कहने ही वाले थे कि लू वेई ने हाथ उठाकर रोक दिया और बर्फीली नजरों से घूरते हुए बोली, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। अभी अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो, समझे? ये हमारी कंपनी है, कोई बाजार नहीं। ये सुनकर तुम पूरी तरह निश्चिंत हो गए। झटपट मेज साफ की और बिना पीछे देखे दरवाजे की तरफ चल दिए। उस पल सारे साथी तुम्हारी जाती पीठ को टकटकी लगाए देखते रहे। कुछ कहना चाहते थे, लेकिन लू वेई की कातिलाना ठंडी नजर पड़ते ही सब सिर झुकाकर चुप हो गए। सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। तभी जनरल मैनेजर पान भागते हुए बाहर से आए और चिल्लाए, लू जनरल मैनेजर रुकिए। लू वेई सीधे उनकी तरफ मुड़ी। पान जनरल मैनेजर, क्या आप उसकी सिफारिश करने आए हैं? मैं आपको साफ बता दूं, आज मेरे पहले दिन का फैसला है। कोई भी मना करे कुछ नहीं बदलेगा। पान जनरल मैनेजर हड़बड़ाए और बोले, नहीं नहीं, बात सुनिए। वो तो चेयरमैन साहब खुद। पान पूरी बात कह भी नहीं पाए कि लू वेई ने हाथ जोड़ते हुए रुखाई से काटा। क्या मेरी बात काफी साफ नहीं थी? उस एक पल में पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पान जनरल मैनेजर और रिसर्च टीम के सब लोग अवाक रह गए। देखने वाले मन ही मन सोच रहे थे, नई नवेली बॉस, पहले ही दिन इतनी तेज, पता है तुमने किसे बाहर का रास्ता दिखाया? मीडिया टीम के लोग भी इस नजारे से हैरान थे। कैमरामैन कैमरे को कसकर थामे खड़ा रहा, पल को कैद करता रहा, लेकिन हिला नहीं। लू वेई के दिमाग में इतना गुस्सा था कि उसे लाइव स्ट्रीम देखने की फुर्सत नहीं थी और न ही ये पता था कि नेटिजन उस पर कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं। लू जनरल मैनेजर, जरा शांत हो जाइए। पान जनरल मैनेजर धीरे से झुककर बोले, लेकिन मुझे आपको जरूरी बात बतानी है। हमें सच में उन्हें निकालने का अधिकार नहीं है। कैसे नहीं है? लू वेई ने तेवर चढ़ाकर कहा। एक युवा कर्मचारी नई नई नौकरी और ऑफिस में सो रही थी। बाकी मेहनती साथियों के साथ इंसाफ है? इसने पूरी कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ऊपर से पूरा देश लाइव देख रहा है। ऐसी हरकत मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। बस बात खत्म। लू वेई ने पान को हाथ से रोका, पलटी और मीडिया टीम को साथ लेकर सीधे रिसर्च सेंटर की तरफ चल दी। माफ कीजिए, अभी जो हुआ वो बस एक छोटी सी भूल थी। चलिए अब मैं आप सबको हमारी रिसर्च बिल्डिंग दिखाती हूँ। लू वेई ने फौरन अपना गुस्सा काबू में किया, होठों पर एक मीठी मुस्कान सजाई और शानदार कदमों से आगे बढ़ गई। पान जनरल मैनेजर उन सबकी जाती पीठ देखते रहे और उदास आहें भरते रहे। खुद जनरल मैनेजर है और एक बार सफाई देने का मौका भी नहीं मिला। अब देखते हैं जिस बड़े माहिर को तुमने निकाला उसके लिए कैसे गिड़गिड़ाओगी। पान साहब, क्या सच में तांग डायरेक्टर को निकाल दिया गया? रिसर्च टीम के लोग आगे आए और हैरानी से बोले। पान जनरल मैनेजर ने झुंझलाकर आंखें घुमाई और ठंडे स्वर में बोले, तुम खुद सोचो, तो फिर हमारा अहम प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ेगा? एक कर्मचारी बेचैन होकर बोला, तांग डायरेक्टर तो हम सबको लेकर कई कई रात जागते रहे उसे पूरा करने के लिए। तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं किसे पूछूं? पान जनरल मैनेजर ने थकी हुई सांस ली, बाहर की तरफ इशारा किया और बोले, जाओ नई बॉस से जाकर बात करो, मुझे मत सताओ। ये कहकर वो जेब से फोन निकालते हुए तेज कदमों से बाहर चले गए। उस वक्त विशाल रिसर्च सेंटर के अंदर खूबसूरत जनरल मैनेजर लू वेई मीडिया टीम को असेंबली लाइन पर लगी इंटीग्रेटेड डाई कास्टिंग मशीन दिखा रही थी और बेहद पेशेवर तरीके से समझाते हुए बोली, हमारी कंपनी मुख्य रूप से नई ऊर्जा यानी न्यू एनर्जी कारों पर काम करती है। यह इंटीग्रेटेड डाई कास्टिंग तकनीक हमने खुद विकसित की है। इससे बेशुमार जटिल चरणों को सीधे कम किया जा सकता है, जिससे गाड़ी की बॉडी की मजबूती कई गुना बढ़ जाती है। वो आगे बोली, लंबे समय से हमारा ग्रुप देश के नई ऊर्जा उद्योग में अव्वल स्थान पर बना हुआ है। पिछले 2 सालों में लॉन्च किए गए नए मॉडल इंटरनेट पर धूम मचा चुके हैं और ऑर्डरों का अंबार लग गया है। युवा उपभोक्ताओं में इनकी दीवानगी बेइंतहा है। इसके पीछे कंपनी की कठोर और उन्नत तकनीक का बड़ा हाथ है। रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के पहले दिन से ही हमारी टेक्निकल टीम ने एक के बाद एक उद्योग की मुश्किल समस्याओं को सुलझाया है। मिसाल के तौर पर लोंगैंग के साथ मिलकर विकसित किया गया हाई स्ट्रेंथ स्टील, यह न सिर्फ टक्कर और दबाव झेलता है बल्कि हर कठिन क्रैश टेस्ट में इसका प्रदर्शन बेमिसाल रहा है। पुराने सुरक्षा मानकों की तुलना में यह 80% बेहतर है। सिर्फ इस एक खासियत की वजह से कंपनी की गाड़ियों की बिक्री कई गुना बढ़ गई। ग्रुप के शेयर आसमान छूने लगे और यह उद्योग में सबसे आगे निकल गया। आखिरकार ग्रुप के शिखर पर पहुंचने की असली चाबी थी कोर टेक्नोलॉजी,
डायरेक्टर की सीधी निगरानी में पूरी रिसर्च टीम दिन रात मेहनत करती रही। लू वेई गर्व के साथ सबको प्रोडक्शन लाइन दिखाते हुए बोली, यही हमारी कोर प्रोडक्शन लाइन है, हर एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार इसी असेंबली लाइन से निकलती है। बात करते करते उसे जैसे कोई अच्छी खबर याद आ गई और वो खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, हमारा विदेशी ऑनर्डर चैनल इस साल आधिकारिक रूप से शुरू हुआ और 2 महीने से भी कम वक्त में विदेश में हुई बिक्री पूरे पिछले साल के उद्योग के कुल निर्यात के बराबर पहुंच गई। अरे वाह, ये तो कमाल है। होस्ट और स्टाफ के मुंह खुले के खुले रह गए और उन्होंने दिल से तालियां बजाईं। साथ ही स्क्रीन पर दर्शकों के कमेंट भी उबलने लगे। तो यही है मशहूर देसी ब्रांड की टेक्नोलॉजी, बिल्कुल दमदार। इंटीग्रेटेड डाई कास्टिंग, दुनिया में सबसे सुरक्षित कार का खिताब बेकार नहीं। इनका पेटेंट किया हुआ हाई डेंसिटी लॉन्गवेन स्टील वाकई टॉप लेवल टेक है। लेकिन रुको, अभी जिसे निकाला गया, क्या वो रिसर्च इंस्टीट्यूट का सबसे अहम इंसान नहीं था? जब मुख्य खंभा ही चला गया तो कंपनी आगे टिकेगी कैसे? यह तो कंपनी की धड़कन पर ही चोट मार दी। कहानी बड़ी मजेदार हो गई। नई बॉस को क्या अभी भी अपनी ताकत पर घमंड है? पहले ही दिन अपना सबसे बड़ा इंजीनियर उड़ा दिया। किसे पता था कि यही शख्स पूरे रिसर्च सेंटर का असली स्तंभ था? अपने ही मंत्री को निकाल दिया, जैसे अधूराजा बनते ही सबसे पहले जुगलाई को बाहर कर देता। स्क्रीन पर कमेंटों की बाढ़ आ गई और अनगिनत नेटिजन लू वेई की इस बेतुकी हरकत पर हैरान रह गए। लोग खोजबीन करने लगे और पता चला कि लू वेई के हाथों निकाला गया वो बेचारा कोई और नहीं बल्कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर तुम यानी तांग चेन थे। पुराने चेयरमैन ने इस युवा प्रतिभा को कंपनी में लाने के लिए 3 बार नहीं, उससे भी कई बार जाकर मनाया था और उनकी बेटी ने कमान संभालते ही उसी कोर इंजीनियर को घर का रास्ता दिखा दिया। इस पर पूरे इंटरनेट पर बवाल मच गया। मगर लू वेई विदेशी बिक्री के जबरदस्त नतीजे देखकर इतनी फूली नहीं समा रही थी कि थोड़ी देर पहले हुई वो नाखुशी बिल्कुल भूल चुकी थी। वो यही सोचकर निकली थी कि कर्मचारियों के सामने अपनी पूरी धाक जमानी है। नए बॉस की 3 आग इतनी तेज जलनी चाहिए कि सब याद रखें। दरअसल 50 पार कर चुके लू डिंगफेंग रिटायरमेंट की सोचने लगे थे और नामी यूनिवर्सिटी से पढ़ी अपनी बेटी को काबिल उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। लू वेई के पास दुनिया के एक शीर्ष बिजनेस स्कूल की डिग्री थी जिसने अनगिनत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ दिए हैं। इसीलिए बाप को बेटी की बिजनेस काबिलियत पर कोई शक नहीं था। बस थोड़ी चिंता थी तो लोगों को संभालने की समझ की। आखिर युवा है, तजुर्बा कम है, काम में कितनी भी तेज और फैसले में कितनी भी निर्भीक हो, इंसानी रिश्तों की पेचीदगियों में अभी पक्की नहीं। उस वक्त रिसर्च सेंटर के गलियारे में लू वेई ऊंची हील में शान से कदम रखती चल रही थी। पीछे टीवी की पूरी शूटिंग टीम चली आ रही थी। होस्ट ने माइक बढ़ाया और उत्सुकता से पूछा, लू जनरल मैनेजर, पूरे ग्रुप में आपको कौन सा विभाग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है? लू वेई ने एक पल सोचा, फिर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बोली, सबसे अहम विभाग की बात करें तो वो है रिसर्च, यानी हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो रुककर चारों तरफ नजर घुमाते हुए बोली, यहाँ सबसे बेहतरीन दिमाग इकट्ठे हैं जो लगातार नई नई तकनीकें पैदा करते हैं। हर दिन यहाँ एक नई ऊर्जा होती है। लेकिन बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसका चेहरा बदल गया। उसने तुरंत भांप लिया कि जो दफ्तर आमतौर पर धड़कता रहता था आज अजीब तरह से चुप था। सब लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बेजान बैठे थे, आंखें खाली और बुझी हुई, जैसे किसी ने सबकी रूह खींच ली हो। विभाग प्रमुख ने लू वेई को देखा तो तेजी से उठकर बोले, लू जनरल मैनेजर नमस्ते। बाकी लोगों ने इस नई बॉस को पहले कभी नहीं देखा था, बस हवा से खबर मिली थी, इसलिए मजबूरन औपचारिक अभिवादन कर दिया। सबको मेहनत का शुक्रिया। मैं नई सीईओ लू वेई हूँ, आगे भी सहयोग बनाए रखें। लू वेई ने सहजता से मीटिंग टेबल के सामने खड़े होकर कहा और पेशेवर मुस्कान दी। बैठे हुए टेक्निकल स्टाफ ने ऊपरी मन से सिर घुमाया, बेमन से सिर हिला दिया। माहौल बर्फ जैसा ठंडा था, न कोई तालियां, न कोई उत्साह, न जरा सी गर्मजोशी। यह क्या हो रहा है? यह सूनापन देखकर लू वेई एक पल के लिए वहीं खड़ी रह गई। उसने तो आने से पहले पूरी तैयारी की थी। उसे पता था कि टीम एक अहम तकनीकी सफलता पर काम कर रही है और उसने मन ही मन सोचा था कि इस लाइव शो की चर्चा का फायदा उठाकर इस बड़ी रिसर्च उपलब्धि को सबके सामने रखेगी और कंपनी के नई ऊर्जा उद्योग को और ऊपर ले जाएगी। लेकिन कमरे में घुसते ही सीधे ठंडा पानी पड़ा। कर्मचारियों में काम का नाम नहीं था और सब उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई अनजान पागल आ गया हो। पास खड़ी होस्ट और कैमरामैन भी हक्के बक्के रह गए। नई बॉस और टीम की मिलनसार तस्वीर कैद करने आए थे, मिला क्या? एक अजीब सी मुर्दा चुपी, और ऊपर से यह पूरे देश में लाइव जा रहा था। लू वेई ने घबराकर होंठ दबाए। उसका वो दबंग और तेज अंदाज पल भर में जैसे ढह गया। मुश्किल से एक अटकी हुई मुस्कान लाकर उसने धीरे से विभाग प्रमुख लियो मैनेजर से पूछा, हमारे विभाग में एक अहम तकनीकी प्रोजेक्ट चल रहा था ना, अभी उसका क्या हाल है? ग्रुप की नींव माने जाने वाले इस कोर विभाग के सामने लू वेई का लहजा काफी नरम हो गया था। पहले वाला रौब तो गायब ही हो गया। लियो मैनेजर ने धीरे से सिर उठाया और एक गहरी सांस ली। प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने ही वाला था। लू वेई की भौहें तन गई। लगभग मतलब कोई अचानक दिक्कत आ गई? लियो मैनेजर ने उलझे चेहरे से जवाब दिया, प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन अब तांग डायरेक्टर नहीं रहे। लू वेई वहीं खड़ी रह गई। तांग डायरेक्टर कहाँ गए? लियो मैनेजर ने खुद पर तंज करते हुए हल्की हंसी दी। जनरल मैनेजर, उन्हें निकाल दिया गया। लू वेई को कुछ समझ नहीं आया। निकाला?
किसने निकाला? डायरेक्टर तो लोंके यूनिवर्सिटी के मानद प्रोफेसर हैं, उन्हें निकालने की हिम्मत किसकी है? लू वेई ने सिर्फ इस डायरेक्टर का नाम सुना था, जानती थी कि वो लोंके यूनिवर्सिटी के मानद प्रोफेसर हैं और बड़े रसूखदार हैं, लेकिन उसे तुम्हारी असली उम्र और पृष्ठभूमि के बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो यही समझती रही थी कि डायरेक्टर कोई सफेद बालों वाले बुजुर्ग प्रोफेसर होंगे। लियू मैनेजर ने उसे एक अजीब नजर से घूरा और बोले, लू जनरल मैनेजर, आप सच में नहीं जानती या जानबूझकर अनजान बन रही हैं? लू वेई घबराकर सिर हिलाने लगी। मुझे सच में नहीं पता। रिसर्च इंस्टीट्यूट में कदम रखने से लेकर अभी तक उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस इतना महसूस हो रहा था कि सब उसे बड़े अजीब तरीके से देख रहे हैं। तभी उसके दिमाग में वो युवा शख्स का चेहरा आया जिसे उसने थोड़ी देर पहले बाहर किया था। उसने मन ही मन सोचा, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैंने तो बस एक साधारण जूनियर कर्मचारी को निकाला था। इतने बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भला इतना जवान कैसे हो सकता है? इसी उलझन में लू वेई डूबी थी कि पास खड़ी होस्ट ने पूछ लिया, लू जनरल मैनेजर, कहीं वो वही तो नहीं जिन्हें आपने अभी निकाला? लू वेई की भौहें तन गई। वो देर तक चुप रही। जो भरोसा अभी अभी बना था वो एक पल में बिखर गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। तो क्या हुआ अगर वही थे? ऑफिस के वक्त खुलेआम मेज पर सोना, क्या यह शोभा देता है? और ऊपर से आज मेरा पहले दिन था। इस इंसान ने मेरी बिल्कुल परवाह नहीं की। कैमरा सामने था, पूरा देश लाइव देख रहा था। मेरी इज्जत कहां जाती? अगर मैं उसे न निकालती तो खुद पूरे देश की हंसी बन जाती। और मैं तो अपने संस्थान की टॉपर रही हूँ, कभी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की। यह सोचकर लू वेई की भौहें तन गईं और उसने ठंडी आवाज में कहा, तो क्या हुआ अगर वही थे? काम के वक्त खुद सोकर दूसरों को भी नींद की राह दिखाना, यह कौन सा तरीका है? आगे भी ऐसा हुआ तो मैं उसी वक्त निकाल दूंगी। यही है हमारे डीके का उसूल। लू वेई की इस दबंग घोषणा पर लाइव दर्शकों में तूफान आ गया। वाह, डीके की छोटी मालकिन, बात में भी आग है। हाँ हाँ, उसूल की बात कर रही हो? दीदी बड़ी हिम्मत है, टिकी रहो, झुकना मत। यह तो बहुत कड़क है, सच में नई नवेली। डर किसी से नहीं। देखते हैं चेयरमैन साहब को जब पता चलेगा तो क्या कहेंगे। तो यही है डीके की उत्तराधिकारी। पहले ही दिन डीके की जान को बाहर कर दिया। अब मजा आएगा। भाइयों, मैं दांव लगाता हूँ, कल की हेडलाइन धमाकेदार होगी। यह खूबसूरत बॉस तो पूरे देश में चर्चा में आ गई। दर्शकों में तो खूब गर्मा गर्मी थी, लेकिन रिसर्च सेंटर में खड़े लोगों के चेहरे एक से एक उतरे हुए थे। नई बॉस का तांग डायरेक्टर को न पहचानना तो उनसे सहन हो जाता, लेकिन कैमरे के सामने यह कहना कि आगे भी ऐसा हुआ तो निकाल दूंगी, इसका मतलब था खुद के लिए सारे दरवाजे बंद कर लेना। यह देखकर लियू टीचर ने किसी को इशारा किया और फिर खुद लू वेई से पूछा, लू जनरल मैनेजर, क्या आपको पता है हमारा रिसर्च सेंटर हर दिन किस काम में जुटा रहता है? लू वेई ने तुरंत जवाब दिया, नई तकनीक पर रिसर्च। मैंने सुना है आप लोग किसी नई टाइटेनियम मिश्रित धातु तकनीक पर काम कर रहे हैं। लियू टीचर ने भौहें सिकोड़ते हुए सुधारा, सटीक कहें तो एविएशन ग्रेड स्पेशल टाइटेनियम अलॉय। ये बेहद गर्मी झेल सकता है और बेहद ठंड में भी नहीं जमता। शून्य से कई दर्जे नीचे के तापमान में भी बिल्कुल ठीक काम करता है। फिर उन्होंने जोर देकर कहा, यह तकनीक सफल होते ही हमारी नई ऊर्जा कारें एक पूरे स्तर ऊपर चली जाएंगी। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की सांस अटक गई। दूसरी कंपनियां अभी भी इंटीग्रेटेड डाई कास्टिंग में माथापच्ची कर रही हैं और डी के तो एविएशन ग्रेड टाइटेनियम अलॉय तक पहुंच गई थी। बाकी कंपनियां अब आगे कैसे टिकेंगी? हाँ, लेकिन लू वेई की इस हरकत की वजह से दूसरी कार कंपनियों के मन में खुशी और चिंता दोनों थी। चिंता थी कि डीके के पास एक और धांसू तकनीक आने वाली थी जिससे बाजार में उनकी हिस्सेदारी और घट जाती। लेकिन खुशी यह थी कि इस तकनीक के जानकार डायरेक्टर को खुद डीके की बॉस ने निकाल दिया। रिसर्च ठप पड़ गई। यह तो जैसे सभी प्रतिद्वंद्वियों को एक साथ तोहफा मिल गया। लियू टीचर की पूरी बात सुनकर लू वेई का रौब आधा हो गया। उसने एक ठंडी सांस ली और बोली, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि काम के वक्त सोया जाए, यह ठीक नहीं लगता। लियू टीचर ने थके हुए अंदाज में सिर हिलाया। लू जनरल मैनेजर, आपको पता नहीं, तांग डायरेक्टर ने हम सबको लेकर कई कई रातें जागकर काम किया था और अभी अभी आखिरी तकनीकी मुश्किल हल हुई थी। बस सुबह की मीटिंग का इंतजार था, इसी बीच आपने उन्हें निकाल दिया। वो आगे बोले, इस रिसर्च के लिए हम सबने आंखें नहीं मूंदी थी। आज सुबह हम लोगों ने ही उन्हें कहा था कि थोड़ी देर अपनी कुर्सी पर ही आराम कर लें। रिसर्च सेंटर में मशीनों की गड़गड़ाहट में नींद तो आती नहीं। यह सुनकर आसपास खड़े सब लोगों ने एक दूसरे को देखा। चेहरों पर हैरानी थी। यह तो टीम की आत्मा थे, इस तरह निकाल दिया। छोंटनी सीधे दिल पर की। लू जनरल मैनेजर, पछताना मत। रात भर जाग कर तकनीक का आखिरी पड़ाव पार किया। थकान से जरा झपकी ली और उसी में निकाल दिया। जरा भी इंसानी एहसास नहीं। लू वेई कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर सिर उठाकर बोली, लियू टीचर, आपके पास तांग डायरेक्टर का नंबर है? लियू टीचर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। झूठ क्यों बोलूं, मैंने अभी फोन किया था। तांग डायरेक्टर का फोन बंद है, लगता है घर जाकर नींद पूरी कर रहे हैं। लू वेई ने हल्के से हाँ कहा, लेकिन उसके मन में तांग डायरेक्टर को वापस बुलाने का ख्याल नहीं था। वो बस यही सोच रही थी कि काम कहीं रुक न जाए। यही सोचकर उसने लियू टीचर से कहा, तो फिर उन्हें आराम करने दीजिए, बाकी काम हम खुद संभाल लेंगे। यह सुनकर लियू टीचर एक पल के लिए ठिठक गए। फिर उन्होंने गले से अपना आईडी कार्ड उतारा और सीधे लू वेई के हाथ में रख दिया। लू जनरल मैनेजर, यह काम मेरे बस का नहीं, किसी और को ढूंढ लीजिए। इतना कहकर वो पलटे और बिना पीछे मुड़े चले गए। टॉप लेवल टेक्नोलॉजी कोई आसान चीज नहीं होती। डीके की सारी हाईटेक तकनीकें उन्हीं की अगुवाई में टीम ने विकसित की थी। रिसर्च इंस्टीट्यूट के कम से कम आधे पेटेंट उनके नाम पर थे। बाकी सलाहकार तो बस सहयोगी थे। असली कोर तकनीक उनके पास नहीं थी। सीधे शब्दों में कहें तो उनके बिना यह नई तकनीक कोई आगे नहीं बढ़ा सकता था। लियू टीचर, रुकिए। लू वेई उनकी जाति पीठ देखकर पुकारना चाहती थी, लेकिन शब्द होंठों पर ही जम गए। वो नई बॉस थी, पीछे पूरी मीडिया टीम खड़ी थी। उसकी नाक की बात थी, इज्जत का सवाल था। लूजोंग, अब क्या किया जाए? पास खड़े मेजबान ने अजीब माहौल देखकर बस मुस्कुराते हुए बात संभालने की कोशिश की। क्या हम रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा जारी
जारी रखें। हाय, लुवेई ने एक लंबी सांस ली। आंखों में साफ जिद दिख रही थी। मन ही मन वो सोच रही थी, ये कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट डायरेक्टर है क्या? एक को निकाला तो पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरे खिलाफ हो गया। कंपनी में गुटबाजी से बड़ी कोई बुराई नहीं होती। तुम्हारे बिना तांग डायरेक्टर दुनिया रुक नहीं जाएगी। मैं ये मानने वाली नहीं। तांग डायरेक्टर के बिना भी झांग डायरेक्टर होंगे, लीड डायरेक्टर होंगे। यह सोचते हुए लुवेई ने मन को समेटा और चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए बोली, छोड़ो, पहले बाकी विभाग देख लेते हैं। यहाँ के लिए इंतजाम हो जाने के बाद वापस आएंगे। अगले दिन सुबह होते ही वेइबो और सभी बड़े समाचार पोर्टलों की हॉट सर्च पर डी के ग्रुप छा गया। लुवेई अभी नींद में ही थी जब फोन की तेज घंटी ने उसे जगा दिया। हाँ पापा। लुवेई ने नींद में ही फोन उठाया। अभी भी लगा जैसे वो विदेश में है। आप और मम्मी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। आप लोग बाहर अच्छे से घूमो, कंपनी मेरे पास है। अच्छे से घूमो। चुप रह। लुवेई की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि फोन पर लू डियानफेंग की गरज सुनाई दी। तूने तांग चेन को निकाल दिया। लुवेई झटके से एकदम होश में आ गई। वो कल ऑफिस में सो रहा था, खाना खा रहा था। यह सब कंपनी में सख्त मना है। लू डियानफेंग फोन पर और भी भड़क उठे। तो क्या मुझे भी निकाल देती? मैंने भी अपनी सीट पर नींद ली है, कंपनी में खाना खाया है। फिर उनके लहजे में एक गहराई आई। वेई, जानती हो मैंने तुझे कंपनी में क्यों लाया था? बस इसलिए कि तू यहाँ कुछ सीखे, अनुभव हासिल करे। MBA की डिग्री सिर्फ किताबी ज्ञान है। कंपनी चलाने के लिए असली तजुर्बा चाहिए। लुवेई ने मुंह बनाया। पापा मैं समझती हूँ, एक कर्मचारी निकाला है बस। कल से लेकर अभी तक सब मेरे पीछे पड़े हैं, दूसरा रख लेंगे। लू डियानफेंग ने फोन पर एकदम खरी बात कह दी। बकवास बंद कर। तू जानती है मैंने तांग चेन को यहाँ लाने के लिए कितनी मेहनत की थी? क्या तू नहीं जानती कि अभी कितनी कंपनियों की नजर उस पर है? चाहे नई ऊर्जा के प्रतिद्वंद्वी हो या पारंपरिक गाड़ियों के दिग्गज, सब उसे अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं। उनकी आवाज और सख्त हो गई। वेई, तूने इस बार बहुत बड़ी गलती की है। फौरन उसे वापस बुला, नहीं तो अपना प्रेसिडेंट पद भी छोड़ दे। डी के आखिरकार एक ग्रुप कंपनी है जिसमें और भी डायरेक्टर हैं। लुवेई चेयरमैन की बेटी जरूर थी, लेकिन अगर उसने कंपनी के हित के खिलाफ काम किया तो वो डायरेक्टर उसे कभी एक आवेगी लड़की के हाथों में कमान नहीं छोड़ेंगे। लुवेई ने मुंह लटकाकर कहा, ठीक है, मुझे पता चल गया। एक कर्मचारी की बात है, यह विदेश में बैठे आपको भी परेशान कर रहा है। बेकार की बात मत कर, खुद अपना फोन खोल कर देख। लुवेई ने घबराकर फोन अनलॉक किया तो सन्न रह गई। वेइबो और हेडलाइन न्यूज की हॉट सर्च पर सिर्फ डी के ग्रुप और तांग चेन की खबरें नेमू थी। डी के की महिला प्रेसिडेंट ने रिसर्च इंस्टीट्यूट डायरेक्टर को गुस्से में निकाला। डी के न्यू एनर्जी का भविष्य क्या होगा? 3 कार कंपनियों ने डी के को बधाई दी। डी के डायरेक्टर निकले नहीं कि प्रतिद्वंद्वी कंपनियां मैदान में आ गई। सबसे जरूरी नस काट दी। डी के न्यू एनर्जी की आत्मा चली गई। प्रेसिडेंट की छौंटनी का मामला इंटरनेट पर धमाका। पहले नंबर पर ताजा खबर, देश की 10 बड़ी कार कंपनियों ने एक साथ ऑफर भेजे। 1 मिनट में समझो डीके की महिला प्रेसिडेंट और प्रतिभाशाली डायरेक्टर की पूरी प्रेम घृणा की कहानी। पहली कुछ हॉट सर्च तो फिर भी ठीक थी, लेकिन आखिरी वाली ने लुवेई को तोड़ दिया। प्रेम घृणा की कहानी। कल उनकी पहली मुलाकात थी। कहां से आई यह प्रेम घृणा? इन मार्केटिंग पेजों को एक हेडलाइन दे दो तो यह पूरा टीवी सीरियल बना देंगे। यह मानना पड़ेगा कि इस टॉप ट्रेंडिंग शो में आना दो-धारी तलवार साबित हुआ। एक तरफ डी के न्यू एनर्जी को जबरदस्त पब्लिसिटी मिलती है, दूसरी तरफ हर छोटी खामी भी बेहद बड़ी बना दी जाती है। कल की बात ही ले लो, उसने बस यूं ही एक कर्मचारी को हटाया। किसे पता था इतना बवाल मचेगा? वो रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था तो क्या? इतना तो नहीं होना चाहिए था। यह सोचते हुए लुवेई ने तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन किया और तांग चेन का नंबर मांगा। अभी प्रोग्राम टीम यहाँ नहीं है, उससे बात करने का सही मौका था। फोन रखे कुछ ही देर हुई थी कि असिस्टेंट ने एक नंबर भेज दिया, लेकिन जब उसने डायल किया तो फोन बंद था। लुवेई सोच ही रही थी कि बात कैसे शुरू करे, लेकिन फोन की ठंडी आवाज सुनकर उसकी भौहें तन गई। तांग चेन, तुम क्या चाहते हो? तभी एकाएक उसके दिमाग में कुछ कौंधा। उसे निकाला गया था, उसने खुद इस्तीफा नहीं दिया था, यानी नॉन कम्पीट एग्रीमेंट की कोई बाध्यता नहीं है। इसका मतलब तो यह हुआ कि उसने खुद अपने हाथों से डी के न्यू एनर्जी की जान को प्रतिद्वंद्वियों की झोली में डाल दिया। अगर किसी ने पहले साइन करवा लिया तो डी के की विदेश योजना पूरी तरह ठप हो जाएगी। यह सोचते ही लुवेई और बैठ नहीं सकी। जल्दी जल्दी तैयार हुई, कोट उठाया और दरवाजे से बाहर निकल गई। फोन नहीं लगता तो सीधे घर पर मिलना होगा। आज किसी भी हाल में उसे वापस लाना है। लुवेई असिस्टेंट से मिला, पता लेकर स्पोर्ट्स कार में तेज रफ्तार से चली और आखिरकार एक सुंदर से रिहायशी इलाके के सामने रुकी। वो घर का नंबर ढूंढ ही रही थी कि थोड़ी दूर से एक जानी पहचानी आवाज आई, भैया एक चीला दो, 2 अंडे डालना। लुवेई ने झट से उस स्वीट को पहचान लिया और 2 कदम में उसके पास पहुंच गई। अरे तांग चेन चीले की दुकान पर खड़े अपना खाना लेने का इंतजार कर रहे थे। पलटकर लुवेई को देखा तो पहले चौंके, फिर समझ गए कि वो यहाँ क्यों आई हैं। शांत आवाज में बोले, लुजोंग, चेयरमैन साहब ने भेजा है ना आपको? लुवेई ने थोड़े संकोच के साथ सिर हिलाया। नहीं, मैं खुद आई हूँ, आपसे बात करनी थी। उसके दोनों हाथ बेचैनी से लुवेई के हाथ बैग की पट्टी को कसकर थामे हुए थे। आंखें बेचैनी से इधर उधर घूम रही थीं। कल की बात तांग चेन ने हल्की सी हंसी के साथ उसे बीच में ही काट दिया। मैंने इस्तीफे की सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली। HR विभाग की कार्यक्षमता देखने लायक थी। आपने आदेश दिया और उन्होंने फटाफट काम निपटा दिया। लुवेई वहीं ठगी सी खड़ी रह गई। चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। तांग चेन, आप जानते हैं मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे पता नहीं था कि आप इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, इसलिए। लेकिन तांग चेन ने उसकी बात पर कोई ध्यान
ध्यान नहीं दिया, बस सामने के चीले की दुकान की तरफ इशारा करते हुए पूछा, नाश्ता किया? भूख नहीं है, लू वेई ने झट से जवाब दिया और बाल ठीक करने लगी। वो यह कहने ही वाली थी कि मैं ऐसी रोड साइड दुकानों पर नहीं खाती, तभी उसका पेट बेमौके गुड़गुड़ा उठा। तांग चेन ने भौहें उठाई और दुकानदार की तरफ मुड़कर बोले, भैया एक और सेट देना। लू वेई गर्म भाप उठाते चीले की दुकान के सामने खड़ी किनकर तव्य विमूढ़ हो गई। तांग चेन ने ताजा बना चीला उठाया, बगल से एक गिलास सोया मिल्क खरीदा और ठुड्डी से लू वेई को इशारा किया, चलिए अंदर बात करते हैं। यह कहकर वो खुद ही आगे चल दिए। थोड़ी दूर पर एक साधारण सा रिहायशी मकान था। तांग चेन का घर बहुत आम था, कोई खास सजावट नहीं थी, लेकिन हर कोने से एक गर्माहट और घर जैसा एहसास झलकता था। कमरे में सबसे पहले नजर पड़ती थी तो तरह तरह के ट्रॉफियों और मेडलों पर जो अलमारियों में अट नहीं रहे थे और जमीन पर एक छोटे पहाड़ की शक्ल में जमा हो गए थे। आप सच में डी के रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं? लू वेई ने कमरे में नजरें घुमाते हुए अविश्वास से पूछा। लग नहीं रहा। तांग चेन ने चीले का एक बड़ा टुकड़ा चबाते हुए धीरे से पूछा, आपके हिसाब से इंस्टीट्यूट डायरेक्टर को कैसा दिखना चाहिए? कम से कम कोई पुराने जमाने का पढ़ाकू तो हो। लू वेई ने माथे पर बल डालते हुए सोचा, सफेद बाल नहीं भी हो तो भी 50-60 का तो हो, मोटे कांच का चश्मा पहने। अरे वो साइंस अकेडमी के बुजुर्ग हुए। तांग चेन हंस पड़े। हम नई ऊर्जा तकनीक पर काम करते हैं, कोई उम्र के हिसाब से पद बांटने वाली पुरातत्व संस्था नहीं है। लू वेई की जिज्ञासा अब जाग चुकी थी। तो इतनी कम उम्र में लॉन्ग यूनिवर्सिटी में ऑनरेरी प्रोफेसर कैसे बन गए? कहा ना ऑनरेरी है, बस एक खिताब है। तांग चेन ने लापरवाही से कंधे उचकाए। कुछ पुरस्कार मिले, कुछ पेटेंट हो गए। यूनिवर्सिटी को लगा मैं उनका नाम रोशन कर सकता हूँ, बस ऑनरेरी प्रोफेसर बना दिया, बस इतनी सी बात है। लू वेई ने मुंह खोला ही था कि तांग चेन ने उसके सामने चीला बढ़ा दिया। यह बाद में होगा, पहले खाओ, ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लू वेई ने कड़वी सी मुस्कान दी। मन ही मन सोचा, तुम वापस नहीं आए तो मेरी प्रेसिडेंट की कुर्सी ही ठंडी हो जाएगी। लू वेई को सच में बहुत जोर की भूख लगी थी। बिना ज्यादा सोचे चीले का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में डाल लिया। कल इतने सारे लोगों के सामने निकाला, क्या आपको जरा भी गुस्सा नहीं आया? तो भी मुझे नाश्ता करा रहे हो? तांग चेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। गुस्सा? मुझे गुस्सा नहीं, बल्कि आपको शुक्रिया कहना है। शुक्रिया किस लिए? तांग चेन ने फोन खोला और ईमेल इनबॉक्स सामने कर दिया। देखिए खुद, कल आपने निकाला और आज 10 से ज्यादा कार कंपनियों के ऑफर आ गए। जो शर्त चाहूं रख सकता हूं। उन्होंने रुककर पूछा, तो बताइए, क्या मुझे आपकी इस खूबसूरत गलती का शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए? उन ऊंचे दामों वाले ऑफर लेटर देखते ही लू वेई का चेहरा फक पड़ गया। उसने खुद अपने हाथों से कंपनी के सबसे बड़े पत्ते को दुश्मनों की झोली में पहुंचा दिया था। कल की बात वाकई गलतफहमी थी, मुझे कंपनी की पूरी जानकारी नहीं थी। लू वेई की आवाज में कंपन था। तांग चेन ने शांत नजरों से उसे देखा। लेकिन मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। बर्खास्तगी की रिपोर्ट पर आपके दस्तखत भी हैं। लू वेई को तब जाकर याद आया, कल जोश में आकर उसने सच में दस्तखत कर दिए थे। अब पछताने से क्या फायदा? अगर मैंने कल दस्तखत न किए होते तो आपको बर्खास्त नहीं माना जाता है ना? लू वेई एकाएक बोली, जैसे कोई तिनके का सहारा मिल गया हो। आप रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, कंपनी ने जरूर आपको कुछ हिस्सेदारी दी होगी। अगर आपके पास शेयर हैं तो मैं अकेले आपको नहीं निकाल सकती थी, उसके लिए बोर्ड की मंजूरी चाहिए होती। आखिरी उम्मीद की किरण जगाते हुए लू वेई ने यह कहा, लेकिन तांग चेन के जवाब ने उसे जैसे बर्फीले पानी में डुबो दिया। माफ कीजिए, मेरे पास कोई शेयर नहीं है। कंपनी सिर्फ पेटेंट और रिसर्च का हिस्सा सालाना देती है। क्या आप कैसे? लू वेई के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस उद्योग में तहलका मचाने वाले तांग चेन के पास डीके में एक भी शेयर नहीं है। तांग चेन, तांग डायरेक्टर। लू वेई ने अपना हर्मेस बैग एक तरफ रखा। मैं माफी मांगने आई हूँ, ये देखने नहीं कि आप गेम खेल रहे हो। सीधे बताओ, वापस आओगे या नहीं? तांग चेन उसका यह अंदाज देखकर हंस पड़े। आप इसे माफी कह रही हैं? लू जोंग, कोई देखे तो समझे आप पर मेरा कर्ज है। लू वेई के सीने में गुस्से की लहर उठी। तो आप ही बताइए, माफी कैसे मांगनी चाहिए? तांग चेन ने फोन हिलाते हुए कहा, कभी वांगजेरोनियाओ खेला है? मेरे साथ एक मैच खेलो, उसके बाद बात। मैं गेम नहीं खेलती। लू वेई ने घिन से मुंह बनाया। यह सब वक्त की बर्बादी है। पता नहीं इतने ट्रॉफी और पेटेंट कहां से आए। एक पल पहले तक लू वेई का चेहरा पूरी तरह इनकार में था, लेकिन अगले ही पल, अरे को बेन, ये कौन सा आइटम निकला? घास में से बंदर कूद पड़ा। डरा ही दिया। लू वेई स्क्रीन पर उंगलियां घुमाते हुए माथे पर बल चढ़ाए बैठी थी। एक राउंड खत्म हुआ। लू वेई का स्कोर शर्मनाक था। 0 किल, 10 मौतें। माथे पर पसीना पहुंचते हुए उसने फोन रखा और तांग चेन को घूरते हुए बोली, अब तो बात हो सकती है। हाँ। तांग चेन ने सिर हिलाया। जानती हो मैंने गेम क्यों खिलाया? लू वेई ने अनजान बनते हुए सिर हिलाया। बस इसलिए कि आपकी वो सब मुझसे नीचे वाली आदत को थोड़ा ठंडा करना था। तांग चेन ने ठंडी हंसी के साथ फोन रख दिया। जब चेयरमैन साहब ने मुझे बुलाया था तो उनका अंदाज लू वेई के 3 बार द्वार पर आने से कम नहीं था। उनकी उस सच्ची विनम्रता ने मुझे मना लिया था। उन्होंने रुककर कहा, लेकिन कल आपने पूरे इंटरनेट पर लाइव देखते हुए मुझे निकाल दिया। क्या मेरी भी कोई इज्जत है या नहीं? लू वेई को जैसे करंट लग गया। यह उसकी सच्ची लापरवाही थी। उसने आपकी कंपनी में अहमियत को बेहद हल्के में लिया था। अगर पहले से पता होता कि आप इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं तो 100 जाने भी हों। इतनी जल्दबाजी से नहीं निकालती। तो अब क्या किया जाए? लू वेई ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा। तांग चेन, क्या मेरी ईमानदारी काफी नहीं? मैं खुद चलकर आई हूँ, आपका चीला भी खाया। चीला खाया मतलब मुझे मान दिया, लेकिन पैसे तो अभी तक नहीं दिए। वो तो नहीं? लू वेई ने झट से सिर हिलाया। तांग चेन उठकर खड़े हो गए। हम दोनों के बीच जो गलतफहमी हुई वो निजी मामला है, दुनिया को उससे क्या लेना। तुम्हारा यह करना मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। वापस बुलाना है तो ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि प्रोग्राम टीम के सामने दिल से माफी मांगो, नहीं तो मैं दूसरी कार कंपनियों के ऑफर पर सोचने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। लू वेई ने होंठ भींचे। तुम
मुझे सबके सामने जलील करवाना चाहते हो। मैं शो पर ब्रांड की पहचान बनाने आई हूँ, तुमसे अपमानित होने नहीं। तो फिर जाइए। तांग चेन ने हल्की हंसी के साथ कहा, लू जोंग, लू दादी जान, आपका गेम खेलने का अंदाज तो कमाल का था। 0 किल, 10 मौतें, वो रिकॉर्ड तो मैं पैर से खेलकर भी नहीं बनाता, जूते से भी मैं आपसे बेहतर खेल लूं। लू वेई का गुस्सा भड़क उठा। उसने अपनी एक हाई हील उतारी और सीधे तांग चेन की गोद में दे मारी। फिर बैग उठाया और एक हाई हील पहने एक उतारे, लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकलते हुए चिल्लाई, देख लेना, जरूर मैं इंतजार करूंगा। तांग चेन ने हंसते हुए हाई हील उठाई और उसे जाते हुए देखते रहे। होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। लू वेई को अभी जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जिस दिन उसे समझ आएगा उस दिन पछताने के सिवा कुछ न बचेगा। लू वेई के जाने के बाद तांग चेन ने लैपटॉप खोला और कल से अधूरी पड़ी नई तकनीक की रिसर्च में वापस डूब गए। एरोस्पेस ग्रेड के खास मिश्र धातु के ब्लूप्रिंट मिलने के बाद पूरी प्रोजेक्ट टीम ने पूरे 1.5 महीने तक इस कठिन चुनौती से जूझा था। 3 दिन 3 रात बिना नींद के प्रयोगों के बाद आखिरकार उन्होंने मिश्र धातु बनाने का तरीका खोज निकाला था। कल सुबह की मीटिंग के बाद टेक्नोलॉजी लॉन्च कॉन्फ्रेंस करने का इरादा था, लेकिन अब यह थोड़ा रुकना पड़ेगा। पहले इस नई महिला प्रेसिडेंट से यह लड़ाई निपटानी होगी। इंटरनेट पर इन दोनों की चर्चा तूफान की तरह उठी हुई है। इस जंग में किसी एक को तो झुकना पड़ेगा। डी के ग्रुप में वापस आकर लू वेई अपनी कुर्सी पर तनी बैठी थी, सोच रही थी इस मामले को कैसे संभाला जाए। असिस्टेंट लिन शियाओली पास खड़ी थी। डरते डरते पूछा, लू जोंग, तांग डायरेक्टर नहीं मिले? लू वेई ने पानी का घूंट लिया और बिना किसी भाव के 2 शब्द बोले, मिले थे। लिन शियाओली चौंकी, मिले थे? तो वापस क्यों नहीं आए आपके साथ? लू वेई ने पानी का गिलास जोर से मेज पर पटका। वापस नहीं आए, बात नहीं बनी। उस आदमी की हिम्मत देखो, पूरे इंटरनेट पर लाइव माफी मांगने को कह रहा है। उसका यह हक कहां से आया? लिन शियाओली ने धीरे से समझाया, लू जोंग, आप मान जाइए, तांग डायरेक्टर हमारे डी के न्यू एनर्जी के सबसे बड़े सहारे हैं। वो नहीं आए तो फैक्ट्री भी रुक सकती है। लू वेई ने माथे पर बल डाला और उसे घूरते हुए बोली, मतलब उनके बिना कंपनी चल ही नहीं सकती? लिन शियाओली ने जोर से सिर हिलाया, सच में नहीं चल सकती। उन्हें चेयरमैन साहब ने खुद बुलाया था। वो हमारी कंपनी के लिए बेहद जरूरी है। उनके बिना पूरा टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ठप हो जाएगा। लू वेई गुस्से से कांप रही थी, लेकिन फिर भी अड़ी रही। बकवास, मैं नहीं मानती। वो सिर्फ एक कर्मचारी हैं। डी के ग्रुप किसी एक के बिना नहीं रुकता। फिर एकाएक उसे कुछ याद आया। उसने सिर उठाकर शिकायत के लहजे में कहा, शियाओली, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर इतना जवान है? लिन शियाओली एक पल के लिए सकपका गई, फिर हकलाते हुए बोली, लू जोंग, आपने पूछा भी तो नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि ग्रुप की सभी जरूरी जानकारी मुझे दो। मैंने सब बताया था। लिन शियाओली ने जल्दी से सफाई दी, मुझे लगा कि तांग डायरेक्टर जैसे बड़े नाम पर आप खुद ध्यान देंगी। किसे पता था कि लू वेई ने खींचकर हाथ हिलाया। ठीक है, तुम जाओ, प्रोग्राम टीम को अंदर भेजो। लिन शियाओली राहत की सांस लेते हुए बाहर निकली। जी लू जोंग। लू वेई ने हाथ में पेन थामे मन ही मन बुदबुदाई, तांग चेन, मुझे यकीन नहीं कि देश में इतने प्रतिभाशाली लोगों में से कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। दस्तक हुई। लू जोंग, हम आ सकते हैं? दरवाजे पर प्रोग्राम टीम थी। लू वेई ने चेहरा संवारा, फिर बोली, आइए। दरवाजा खुला और होस्ट और कैमरामैन अंदर आए। होस्ट तेजी से आगे बढ़ा, लू जोंग, अभी कैमरा बंद है, लाइव नहीं है, पहले से बता दीजिए, कोई बात करनी हो तो। लू वेई ने सामने खड़ी उस आकर्षक होस्ट को देखा और बोली, डोंकी, सच कहूं तो अब मुझे थोड़ा पछतावा हो रहा है। लू जोंग, कल जो हुआ उसके लिए हमें भी अफसोस है। डोंकी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। हमें उनकी पहचान का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, वरना कैमरामैन ने कैमरा पहले ही चालू कर दिया होता। जाने दो, तुम्हारी गलती नहीं है। लू वेई उठकर खड़ी हो गई, सारी गलती मेरी है। काश मैं पहले कंपनी की पूरी जानकारी लेकर फैसला करती। डोंकी ने सहमति में सिर हिलाया और तसल्ली देते हुए बोली, लेकिन हर बात में कोई न कोई अच्छा पहलू होता है। उसने फोन निकाला और बैकएंड के आंकड़े दिखाते हुए कहा, लू जोंग, कल की व्यूअरशिप देखिए, यह हमारे शो के इतिहास की सबसे ऊंची रेटिंग है। पूरे इंटरनेट पर व्यूज 1 अरब पार कर गए। 1 अरब, यह सुनकर लू वेई का सिरदर्द और बढ़ गया। मुझे यह नहीं सुनना। उसने एक लंबी सांस ली और पूछा, बस ये बताओ, इस मामले का नकारात्मक असर कम से कम किया जा सकता है? डोंकी रुकी। लू जोंग, हम क्या करें? शो पूरे इंटरनेट पर लाइव था, सब देख चुके हैं, अब बचत की कोई गुंजाइश? लू वेई एक पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, अब दर्शकों का ध्यान प्रोडक्शन लाइन की तरफ मोड़ते हैं, हमारी नई ऊर्जा कारों पर जोर दिया जाए। डोंकी ने सोचकर सहमति दी, ठीक है लू जोंग, जो कहेंगी वही शूट करेंगे। लू वेई ने हाथ हिलाया, ठीक है, तैयारी शुरू करो, थोड़ी देर में डीके की प्रोडक्शन लाइन देखने जाएंगे, ध्यान रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम टीम ने एकजुट होकर सिर हिलाया, जी लू जोंग, बिल्कुल चिंता न करें, और सब बाहर निकल गए। लू वेई कुर्सी पर बैठकर सोच ही रही थी कि लिन शियाओली घबराई हुई अंदर दौड़ी आई। लू जोंग, कल के हंगामे से कंपनी के शेयर बड़े पैमाने पर गिर गए हैं, बोर्ड से फोन आ गया है, जवाब तलब किया जा रहा है। लिन शियाओली ने कांपते हाथों से फोन थामे पूछा, कॉल लेंगी? लू वेई का चेहरा एकदम सख्त हो गया, ठंडे स्वर में बोली, नहीं, तुम संभालो, मैं नुकसान कम करने की कोशिश करती हूँ। यह सोचते ही उसने फोन निकाला और तांग चेन की बराबरी कर सके ऐसे किसी तकनीकी दिग्गज को ढूंढने लगी, लेकिन खोजते खोजते उसे एकाएक होश आया कि उसके पास तांग चेन का कोई रेज्यूमे ही नहीं है। शियाओली, तांग चेन का रेज्यूमे लाओ। लू वेई ने बिना सिर उठाए आदेश दिया। रेज्यूमे? लिन शियाओली एक पल के लिए रुकी, फिर सिर हिलाते हुए बोली, लू जोंग, एचआर विभाग के पास तांग डायरेक्टर का कोई रेज्यूमे नहीं है, उन्हें चेयरमैन साहब ने खुद बुलाया था, अगर देखना है तो शायद इंटरनेट पर खोजा। लू वेई ने सुना तो उसकी भौहें तन गई। इंटरनेट पर खोजना पड़ रहा है? मैं जो एक कंपनी की सीईओ हूँ, अपने किसी कर्मचारी
का बायोडेटा जानने के लिए खुद नेट खंगालूं। यह सोच उसे अंदर से बेहद खल रही थी, पर कोई चारा नहीं था। उसने चुपचाप फोन निकाला और खोजना शुरू किया, और जो सामने आया उसने उसे हिलाकर रख दिया। लू वेई को पता चला कि जिस नौजवान को उसने अपने हाथों निकाला था वह और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन टेक यूनिवर्सिटी का वह किंवदंती बन चुका युवा प्रतिभाशाली था। 15 साल की उम्र में उसके नाम 10 राष्ट्रीय पेटेंट थे। उसी साल उसे ड्रैगन टेक यूनिवर्सिटी और फ्रेनिया यूनिवर्सिटी दोनों की सर्वोच्च छात्रवृत्तियां मिली थीं, और विश्वविद्यालय के सारे पुरस्कार उसी ने समेट लिए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उस लड़के के घर में ट्रॉफियों और मेडलों का अंबार था। असल में वह कोई साधारण इंसान नहीं था। जैसे जैसे लू वेई पढ़ती जा रही थी उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। तभी पास खड़ी लिन शियाओली ने पुकारा, निदेशक लू, डीन तांग लाइव आ गए हैं। लू वेई लपक कर गई। उसके मन में उठी उथल पुथल थोड़ी शांत हुई। देखा तो लाइव कोई खुद की शुरू की हुई नहीं थी, बल्कि एक मीडिया रिपोर्टर आपका इंटरव्यू ले रहा था। स्क्रीन पर एक एंकर बड़े अदब के साथ आपके सामने बैठा था और सावधानी से सवाल कर रहा था। डीन तांग, हमने सुना है कि आप एक साथ 6 तकनीकी शोध केंद्रों को प्रायोजित कर रही हैं। क्या यह सच है? आपने शांत भाव से सिर हिलाया। हाँ, सच है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं। युवा पीढ़ी मजबूत हो तो राष्ट्र मजबूत होता है। हमारी अत्याधुनिक तकनीक किसी भी देश से पीछे नहीं रहनी चाहिए। तो क्या यह पूछ सकते हैं? एंकर ने सम्मान पूर्वक आगे बढ़ते हुए कहा, जैसा कि सब जानते हैं, तकनीकी शोध में बहुत पैसा लगता है। इन 6 केंद्रों पर आप हर साल लगभग कितना खर्च करती हैं? कोई 6 करोड़। आपने बिल्कुल सहज अंदाज में बताया। 6 केंद्र हैं, हर एक का सालाना खर्च लगभग 1 करोड़। एंकर ने सांस खींची, आंखों में श्रद्धा भर आई। मैं यहाँ उन सभी छात्रों की ओर से जिन्हें आपने सहायता दी है आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन सालों में आपकी मदद से बहुत से छात्र अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज बन गए हैं। अगर कभी वे सब आपके साथ काम करना चाहें तो क्या आप स्वीकार करेंगी? आप एक पल के लिए ठिठकी, फिर मुस्कुराते हुए पलटकर पूछा, मेरे साथ? मेरा अनुसरण क्यों करें? वे अपने अपने क्षेत्र में चमक रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है क्या? और फिर मेरी यह छोटी सी झोपड़ी इतने बड़े लोगों को समेट भी नहीं सकती। सच तो यह था कि आपने यह 6 शोध केंद्र इसलिए प्रायोजित किए थे क्योंकि आपकी खुद की जरूरत थी। कोई निस्वार्थ महानता नहीं थी। जब से दिमाग में वह तकनीकी पेड़ सक्रिय हुआ था, उसे सींचने के लिए अनुसंधान योगदान के अंकों की भारी जरूरत थी। वह पेड़ जब फलता फूलता तो उससे दुनिया की सबसे आला प्रौद्योगिकियां उगती थी, जैसे उच्च तापमान और शीतल कठिन मौसम को झेलने वाला विमानन मिश्र, धातु और रडार को भी चकमा देने वाली नैनो धातु गैस। ये सब उसी पेड़ के फल थे, और इन्हें हासिल करने के लिए बस अनुसंधान योगदान के अंक खर्च करने होते थे। शुरू में लगा था कि ये अंक खुद काम करने से ही मिलते हैं, पर जब पता चला कि जिस किसी भी परियोजना में हाथ हो उससे भी अंक मिल सकते हैं, तब तो रुकना ही मुश्किल हो गया। पहले बड़े विश्वविद्यालयों की विज्ञान प्रयोगशालाओं को प्रायोजित किया, फिर 6 शोध केंद्र खोले जहां प्रतिभाशाली युवाओं को तैयार किया जाने लगा और देश को शीर्ष दर्जे की प्रतिभाएं दी जाने लगी। इन सालों में नए लोगों को तराशने पर खर्च बहुत हुआ, लेकिन उसका फल भी कल्पना से परे रहा। तकनीकी पेड़ पर अनेक उच्च कोटि की तकनीकें पक चुकी थी, जब चाहो तोड़ लो। जैसे हाल ही में विमानन मिश्र धातु का रहस्य सुलझाया गया था। यह एक क्रांतिकारी उपलब्धि थी। यह नई धातु विमानन तकनीक के साथ एकदम सटीक बैठती थी। इसके इस्तेमाल से उड्डयन जगत में भूचाल आना तय था, और आगे चलकर जब इसे वाहन निर्माण में लगाया जाएगा तो उसकी धूम का तो कहना ही क्या। डीन तांग, मेरे कहने का मतलब अनुसरण करने से थोड़ा अलग है, एंकर मुस्कुराते हुए बोला, और एक खूबसूरत निमंत्रण पत्र आगे बढ़ाया। यह रेड बीन टेक के संस्थापक लिन जून की ओर से आपके लिए उद्यम का आमंत्रण है। उसने जरा धीरे बोला। लिन जून ने कहलाया है कि अगर आप हाँ कहें तो वे 100 करोड़ की शुरुआती पूंजी लगाकर आपके साथ मिलकर एक बिल्कुल नई नवीकरणीय ऊर्जा कार कंपनी खड़ी करने को तैयार है। और जिन प्रतिभाशाली लोगों को आपने तराशा है वे सब भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने को राजी हैं। क्या 100 करोड़? यह सुनते ही लू वेई की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह तो हद से बड़ी बात थी। 100 करोड़ लगाकर नई कार कंपनी बनाने की हिम्मत दुनिया में बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन लिन जून का नाम सुनकर उसे जरा भी संदेह नहीं हुआ। उनकी रेड बीन टेक दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में थी। 100 करोड़ क्या 200 करोड़ भी उनके लिए मुश्किल नहीं। पर लू वेई को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब तुम्हें क्यों? तुम तो बस वही हो जिसे उसने खुद बर्खास्त किया था। तुम्हें ऐसा क्या है जो लिन जून की नजर तुम पर पड़ी? क्या तुम्हें सच में इतना दम है? क्या उसे सच में तुम्हारे सामने झुकना और माफी मांगनी होगी? यह सोचकर लू वेई ने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, नहीं, इस पर भरोसा मत करो। यह सब उसका खुद का रचा नाटक है। वह जानबूझकर मुझे भड़काना चाहता है ताकि मैं पूरे देश के सामने। तभी लिन शियाओली चीख उठी। डीन तांग पहले से कभी कोई महंगी गाड़ी नहीं चलाती थी, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे, बल्कि इसलिए कि वे 6 शोध केंद्रों को चला रही थी। वह सच में बहुत महान है। लू वेई का चेहरा तुरंत बर्फ सा ठंडा पड़ गया। ये सब लोग तांग चेन की तारीफ क्यों किए जा रहे हैं? क्या सब मिलकर मेरे खिलाफ हैं? उसके मन में यह नहीं समाया कि कोई जवान आदमी रातों रात इतना कमा ले और फिर न गाड़ी खरीदे न कोई रईसी दिखाए, बस दान पुण्य में लग जाए। लू वेई का गुस्सा बढ़ता गया। तांग चेन, जितना ऊंचा तुम्हें उठाएंगे लोग उतना ही ज्यादा यह दिखेगा कि मैं लू वेई कितनी गलत थी। देखना बंद। उसने झटके से मुंह फेर लिया और फोन की लाइव बंद की। सीधे असिस्टेंट को आदेश दिया, कार्यक्रम दल तैयार है, वे लाइव कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, चलो उत्पादन लाइन
हीरोइन की लाइव करते हैं। लिन शियाओली मन ही मन सोचती रही, खुद का रचा नाटक, निदेशक खुद को धोखा दे रही है। पर बोलने की हिम्मत नहीं थी, चुपचाप लाइव बंद की और तैयारी में जुट गई। अगले ही पल डी के न्यू एनर्जी का दूसरा उत्पादन हो हॉल, लू वेई अपनी टीम और कार्यक्रम दल के साथ धड़धड़ाती हुई पहुंची। कल की गलती से सबक लेते हुए इस बार उसने पहले ही हॉल के अधिकारियों को सूचित कर दिया था कि लाइव बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए। हॉल की प्रभारी लियांग होंग ने लू वेई को देखते ही मुस्कुराते हुए स्वागत किया। सभी का स्वागत है, निदेशक लू और कार्यक्रम दल का डीके में स्वागत है। लू वेई ने संतोष से सिर हिलाया और कैमरे की ओर मुड़कर ऊंची आवाज में बोली, आप सबको डीके का उत्पादन हॉल देखना है ना? आज मैं आपको भरपेट दिखाऊंगी। यह कहते हुए वह अपनी तीखी ऊंची एड़ी की सैंडल पर वह आगे बढ़ती गई। रास्ते के दोनों ओर कर्मचारी कतारों में खड़े थे और उसे देखते ही अभिवादन करने लगे। इस स्वागत ने उसका मान बढ़ा दिया। यह नजारा देखकर लू वेई के मन को थोड़ी तसल्ली हुई। लगता है लाइव में भी सब कुछ एकदम असली नहीं रखा जा सकता, थोड़ी औपचारिकता तो निभानी ही पड़ती है। इंजीनियर भी मुस्कुराते हुए एक साथ बोल उठे, निदेशक लू नमस्कार। उनके इस जोशीले स्वागत के बाद लू वेई जैसे ही हॉल के अंदर कदम रखा, उसे कुछ अजीब सा लगा। यह पूरी तरह स्वचालित कार्यशाला इस वक्त असामान्य रूप से शांत थी। जो उत्पादन लाइन दिन रात बिना रुके चलती थी, आज वह बिल्कुल ठप पड़ी थी। यहाँ तक कि यांत्रिक भुजाएं भी थमी हुई थी। लू वेई का चेहरा तन गया। उसने तुरंत मुड़कर पास खड़ी लियांग होंग से पूछा, प्रभारी लियांग, कार्यशाला बंद क्यों है? क्या तुम जानती हो इस महीने हमें कितनी नई गाड़ियां सौंपनी है? लियांग होंग ने शर्मिंदगी से सिर खुजाया। निदेशक, यह हमारी मर्जी नहीं है, मशीनें चल ही नहीं सकती। क्यों? लू वेई ने उलझन से पूछा। लियांग होंग ने एक फीकी हंसी के साथ जवाब दिया, निदेशक लू, यह उत्पादन लाइन डीन तांग ने अपने हाथों से तैयार की थी। यांत्रिक भुजाओं में लगा इलेक्ट्रॉनिक गोंद उनका पेटेंट है। उनकी अनुमति के बिना हम इसे चलाने की हिम्मत नहीं कर सकते। पेटेंट? लू वेई चौंकी। उनका पेटेंट? हमने तो इसे खरीद लिया था ना? वह खरीद नहीं, किराए पर था। लियांग होंग ने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर एक और बड़ी बात सामने रखी। और बस यही नहीं, वाहन के ढांचे की घुमावदार संरचना और गाड़ी की पेंट भी डीन तांग के पेटेंट है। अब जब उन्हें निकाल दिया गया है और उनका प्राधिकरण प्रमाण पत्र नहीं है, तो हमारी पूरी उत्पादन लाइन ठहर गई है। लू वेई ने आंखें सिकोड़ी और तुरंत पलटवार किया। अनुबंध में साफ लिखा है कि डीन तांग के जाने के बाद भी हम उनके पेटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उपयोग शुल्क बढ़ जाएगा। जी निदेशक लू, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लियांग होंग ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन अगले ही शब्दों ने लू वेई के पैरों तले जमीन खिसका दी। लेकिन आपको खुद डीन तांग के पास जाना होगा और जल्द से जल्द उनका प्राधिकरण कोड लेना होगा। उस कोड के बिना उत्पादन लाइन सामान्य रूप से नहीं चल सकती। लू वेई ने झुंझलाहट में फोन निकाला और तुम्हें कॉल करने ही वाली थी कि अचानक याद आया, तुम अभी पूरे देश के सामने लाइव साक्षात्कार दे रहे हो। फोन शायद बंद ही है। उसी पल उसे सच्चाई समझ में आई, इसीलिए तुम इतने निश्चिंत थे। तुम्हें पहले से पता था कि मैं एक दिन लौटकर तुमसे गुजारिश करने आऊंगी। अब लू वेई को पूरी तरह समझ आया, तांग चेन को निकालने के बाद डी के न्यू एनर्जी का शायद ही कोई कर्मचारी उसके साथ खड़ा होगा। जिसने कंपनी के लिए इतना कुछ किया, उस डीन तांग को भी तुम हटा सकती हो, तो हम जैसे साधारण इंजीनियरों का क्या ठिकाना? हम भी कभी भी निकाले जा सकते हैं। और इस तरह लू वेई पूरी तरह अकेली और असहाय हो गई। तभी एंकर डोंकिंग ने धीरे से टोका, निदेशक लू, हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अगर दूसरा हॉल तैयार नहीं है तो क्या हम किसी और हॉल में चलें? उसी पर लाइव में दर्शकों की बाढ़ आ गई और स्क्रीन पर टिप्पणियां तेजी से बहने लगी। डीके की उत्पादन लाइन रुक गई। कंपनी की रीड्स को निकाल दिया, अब भुगतो। मैंने गाड़ी का ऑर्डर दिया है, महीने के अंत तक डिलीवरी होनी है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी? लू महोदया का चेहरा देखो, कैसी परेशान है, फिर भी वही रुतबेदार अंदाज अच्छा लगता है। पूरी स्क्रीन पर व्यंग्य के तीर बरस रहे थे। लू वेई ने किसी तरह खुद को संभाला और शांत भाव दिखाते हुए बोली, पहले बिक्री विभाग चलते हैं, मैं सबको हमारी नई गाड़ियां दिखाती हूँ। ठीक है। डोंकिंग ने तुरंत बात संभाल ली और कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए बोली, तो चलिए पहले डी के न्यू एनर्जी का शोरूम देखते हैं। इसके बाद कार्यक्रम दल लू वेई के पीछे पीछे शोरूम की ओर चल पड़ा। जैसे ही लू वेई अपनी सीईओ की विशेष गोल्फ कार्ट पर बैठी, उसने तुरंत फोन निकाला और अपने पिता लू ड्यानफेंग को कॉल किया। वह तुम्हारे साथ बातचीत में नाकाम हो गई थी, लेकिन पिता और तुम्हारे बीच रिश्ता अभी भी था। चाहे जो हो, उन्हें बीच में डालकर बात बनाई जा सकती थी, लेकिन अगले ही पल ठंडी और बेजान आवाज आई, क्षमा करें, अब जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह अब भी उपलब्ध नहीं है। लू वेई की आंखें फटी की फटी रह गई। पिताजी का फोन भी नहीं लग रहा, क्या वे भी मुझसे बच रहे हैं? साफ था कि लू ड्यानफेंग जानबूझकर इस मामले से दूर रहना चाहते थे। शायद वे इसे उसकी परीक्षा समझ रहे थे। यह सोचकर लू वेई का सिर दर्द से भन्नाने लगा। आखिरकार उसे दोबारा उस तांग चेन के पास ही जाना पड़ेगा। कल रात की उस मुलाकात की याद आते ही उसका मन पीछे हटने लगा। अगर उसने फिर कोई शर्त रख दी तो? पेटेंट की अनुमति वापस लेना आसान काम नहीं। क्या दोनों अब शांति से बात भी कर सकते हैं? सुबह ही तो उसने उस लड़के के जूते दरवाजे से बाहर फेंके थे। दोनों अब तो पक्के दुश्मन बन चुके थे। फिर भी लू वेई ने फोन उठाया और तुम्हारा नंबर डायल किया। पहली बार में ही कॉल लग गई। दूसरी तरफ से तुम्हारी शांत और बेलाग आवाज आई। लू वेई ने अपने धड़कते दिल को काबू किया और सहज बनने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ मैं लू वेई हूँ, क्या हम बात कर सकते हैं? तुम्हारे लहजे में एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। निदेशक लू, किस बारे में बात करनी है? अपनी ऊंची एडी वाली सैंडल वापस लेनी है? वो बात नहीं है, लू वेई ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। आज मैं कार्यशाला गई थी। लियांग होंग ने बताया कि उत्पादन लाइन में सारे पेटेंट आपके हैं, मुझे आपका प्राधिकरण चाहिए। तुमने हल्के से हंसते हुए कहा, निदेशक लू, आपके बोलने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यह मत भूलिए कि अभी आप मुझसे काम मांग रही हैं, मैं आपके पास नहीं आया। लू वेई को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकती थी। मजबूरी में उसने आवाज में नरमी लाई। ठीक है, मैं तरीका बदलती हूँ। माफ कीजिए डीन तांग, मैं जल्दबाजी में बोल गई। कंपनी के कई ऑर्डर
ऑर्डर हैं, कार्यशाला बंद नहीं रह सकती, महीने के अंत तक ग्राहकों को गाड़ियां देनी है। हाँ, तुम्हारा जवाब बेपरवाह था। यह सब मैं समझता हूँ, लेकिन यह मत भूलिए कि मुझे निकाला जा चुका है, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से पेटेंट की कीमत पर बात करना चाहता हूँ। उपयोग शुल्क बढ़ाया जा सकता है। लुवेई को उम्मीद थी कि बात आगे बढ़ेगी, लेकिन तुमने हंसते हुए पूछा, निदेशक लू, सच बताऊं तो आज कम से कम 10 कार कंपनियों ने मुझे फोन किया है। सब मेरे पेटेंट की अनुमति चाहते हैं, तो मैं सिर्फ आपको ही अलग से क्यों दूं? क्योंकि आप डी के शोध केंद्र के प्रमुख हैं। लुवेई बेचैनी से बोली। तांग चेन, पूरी उत्पादन लाइन आपके पेटेंट पर टिकी है। आप इस तरह जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। यह पेशेवर नैतिकता के खिलाफ है। ओह, आप मुझे पेशेवर नैतिकता सिखा रही हैं? तुमने हंसते हुए कहा। आपने मुझे निकाल दिया और अब मुझसे नैतिकता की बात कर रही हैं। लुवेई का मन भीतर से कांप गया। वह एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? तुमने सीधे पलटवार किया? मुझे नहीं लगता। बर्खास्तगी के कागज पर आपके ही हस्ताक्षर थे, और मेरा मानना है कि आप उस वक्त मेरी असली पहचान जानती थी। तांगचेन, उस वक्त लाइव चल रहा था। लुवेई बिल्कुल घबरा गई। पूरे देश के सामने तुम चाहते हो कि मैं खुद अपना मुंह पीटूं? मुझे सच में नहीं पता था कि तुम डी के शोध केंद्र के प्रमुख हो। तुमने एक एक शब्द पर दबाव डाला। सच में नहीं पता था? लुवेई एक पल के लिए चुप हो गई। अंत में उसे मानना पड़ा। पता था, लेकिन मुझे अनजान बनना पड़ा। मैं डी के समूह की सीईओ हूँ। कंपनी की इज्जत मेरे लिए पहले आती है। तो मेरी इज्जत जा सकती है? तुमने पलटकर पूछा। क्या तुम्हें पता है कि मैं डी के शोध केंद्र का प्रमुख हूँ, ड्रैगन टेक यूनिवर्सिटी का मानद प्रोफेसर हूँ? तुमने मुझे निकाला, डी के समूह की इज्जत भी उसी के साथ गई। फिर तुमने एक भारी शर्त सामने रखी। चिंता मत करो, पेटेंट की अनुमति मैं दे दूंगा, लेकिन दोगुना शुल्क देना होगा। इतना कहकर लुवेई की कोई प्रतिक्रिया आने से पहले ही तुमने फोन काट दिया। लुवेई बुत्सी बैठी रह गई। इतने सालों में पहली बार किसी ने उसका फोन खुद काटा था। उसने फोन जेब में रख लिया, लेकिन दिल पर जैसे पत्थर रख गया हो। बस एक छोटे से केंद्र प्रमुख हैं, इतना इतराने की क्या बात है? तुम देखना, मैं तुमसे भी बड़े किसी तकनीकी विशेषज्ञ को ढूंढ लूंगी। उसने मन में कसम खाई कि एक दिन फ्रेनिया विश्वविद्यालय के किसी वरिष्ठ प्रोफेसर को बुलाकर तुम्हारी जगह भर दूंगी। तभी पास खड़ी लिन शियाओली अचानक बोल उठी, निदेशक लू, रुकिए। क्या हुआ? लिन शियाओली ने कांपती आवाज में फोन की स्क्रीन सामने कर दी। डीन तांग, वे लगता है रेड बीन टेक के लिन जून के साथ मुलाकात कर रही हैं। लुवेई ने झपटकर फोन देखा। तस्वीर में तुम और लिन जून हाथ मिला रहे थे। दोनों के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट थी। यह गद्दार, लुवेई ने दांत पीसते हुए कहा। मेरी कंपनी छोड़ी और सीधे दूसरे की गोद में जा बैठे। गद्दार? लिन शियाओली ने हिचकिचाते हुए कहा। निदेशक लू, उन्हें निकाला तो आपने था। लुवेई की भौहें तन गईं और उसने तीखी नजर से लिन शियाओली को घूरा। मेरा वह मतलब नहीं था। लिन शियाओली ने तुरंत सिर झुका लिया। जी, मेरा कहना था कि डीन तांग तो सही प्रक्रिया से गई है, तो उनका किसी और निवेशक से मिलना तो स्वाभाविक ही है। शियाओली, तुम्हारा मतलब क्या है? लुवेई ने आंखें तरेरते हुए पूछा। कहीं तुम भी उनके तरफदार तो नहीं हो गई? नहीं निदेशक, बिल्कुल नहीं। लिन शियाओली का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने नजरें झुका ली। मुझ जैसी साधारण की क्या हैसियत कि डीन तांग जैसी हस्ती को पसंद करूं? क्या नजर है? लुवेई ने होंठ बिचकाए और नाक चढ़ाते हुए बोली। 100 करोड़ ही तो है। मुझे यकीन नहीं कि लिन जून सच में यह सब उसमें लगाएगा। उसे क्या पता था कि पास खड़ी लिन शियाओली मन ही मन बुदबुदा रही थी। भले मैं उन्हें पसंद करूं, वे मुझे थोड़े ही पसंद करेंगी। मेरे पास क्या है? न पिता जैसा कोई चेयरमैन, न खुद कोई सीईओ का रुतबा। गाड़ी से उतरने से पहले लुवेई के मन को चैन नहीं मिला और उसने फोन निकालकर खोजना शुरू किया। नतीजे देखकर उसकी सांस रुक सी गई। ट्रेंडिंग खबरों में सबसे पहले तुम्हारी ही खबर थी। डी के शोध केंद्र के पूर्व प्रमुख तांग चेन और रेड बीन टेक के लिन जून के बीच मुलाकात दो दिग्गजों का साझा क्या रंग लाएगा? रेड बीन टेक के संस्थापक लिन जून और ड्रैगन जिन ओर्नोटो मिलकर पूर्व डी के प्रमुख में 100 करोड़ का निवेश करेंगे। ये दोनों खबरें देखकर लुवेई को कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन तीसरी ट्रेंडिंग खबर ने उसे हंसने और रोने के बीच छोड़ दिया। वे शब्द पढ़ते ही लुवेई की कनपटियां जोर जोर से धड़कने लगी। क्या तुम सच में 100 करोड़ के काबिल हो? और तुमने मांग की कि मैं पूरे देश के सामने माफी मांगू? क्या मैं ये मान सकती हूँ? मेरी लुवेई की इज्जत का क्या होगा?